बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इसमें बाण भट्ट को माध्यम बनाकर उस समय की स्त्री जाति की जो मतलब स्थिति है उसको दर्शाया गया। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रा नंदन पंत जी की पल्लव रचना को माना जाता है। इन्होंने पल्लव के अंदर छायावाद के विषय में एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र लिखा था, मतलब छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में, और जिन लोगों ने छायावाद का विरोध किया उनको भी इन्होंने इसमें आड़े हाथों लिया था। तो इस कारण जो इनकी पल्लव कृति है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किस विधि से इतिहास लेखन किया है? इतिहास की मैम कई विधियां हैं, जैसे वर्णानुक्रम की, जिस विधि के अनुसार क्या होता है कि आपके जिस प्रकार वर्ण होते हैं उसी आधार पर कवियों का परिचय लिखा जाता है। दूसरी होती है कालक्रम अनुसार की, आपको काल के अनुसार जिस कवि का पहले जन्म हुआ उसका पहले लिखोगे, उसके बाद अगले का। तीसरी वैज्ञानिक विधि होती है मैम, जिसमें तथ्यात्मक, लेकिन एक विधि है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई है, वो है विधेयवादी विधि। इसमें क्या होता है कि आपकी जो उस काल के अंदर प्रवृत्ति मेन थी और जो वातावरण था उसके अनुसार उन्होंने लिखा है। जिस प्रकार आप देखोगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला जो काल है उनका वीर गाथा काल नाम दिया है, क्योंकि उस समय रासो साहित्य जो है, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, या फिर जितने भी 12 रासो ग्रंथ हैं, उन सब में उन्होंने माना कि वीर जो गुण हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस कारण उन्होंने इसको वीर गाथा काल नाम दिया था, और इसी विधेयवादी प्रवृत्ति पर उन्होंने साहित्य इतिहास की रचना की थी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक में वामन ऋषि को माना जाता है। वामन जी ने काव्य अलंकार सूत्र नाम की रचना लिखी थी, जिसमें उन्होंने रीति के 3 भेद बताए हैं, वैदर्भी, गोंड और तीसरा है मैम पांचाली रीति। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक? हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक मैम सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिन्होंने चितंबरा कविता के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चितंबरा में उनका काव्य संग्रह है मैम। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जीता था। ये उन्होंने 1955 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और उसी समय उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसकी इनाम राशि 1 लाख रुपए होती है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। मिस्टर सुखविंदर, आपके पास वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आते हैं और हिंदी मीडियम के भी आते हैं? जी सर। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शायद हिंदी बहुत वीक होगी? जी सर। तो आप उनको मैचअप कैसे करते हो अपनी क्लास के अंदर? सर, सबसे पहले तो शुरुआत में हमें भी नहीं पता होता कि किस प्रकार का बच्चा है। राइट। तो उसके बाद जब हम मतलब काम दिया जाता है, उनको होमवर्क दिया जाता है, जो कॉपियाँ चेक करने का, तो उसका निवासीय स्कूल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारे पास टाइम बहुत होता है। तो हम उनकी कॉपियाँ जो है अपने क्वार्टर पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर चेक की जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि किस बच्चे की कितनी अशुद्धियाँ हैं। और आकर उनको वो दिखाई जाती हैं कि बच्चे तेरी इतनी अशुद्धियाँ हैं और आप इनको सुधार सकते हो। जब उनको निकालना हम शुरू करते हैं तो वो भी ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ी अशुद्धि करने का कारण यही होता है कि उसने वो पढ़ तो ली लेकिन उसकी मात्राओं को वो ध्यान से नहीं देखते हैं। तो ये हम अगर उसको ध्यान दिलाएंगे कि आपकी ये अशुद्धि है, और इस प्रकार से उनकी अशुद्धियों को सुधारा भी जा सकता है। ओके, सो मान लीजिए कोई बच्चा है और वो हिंदी में बहुत कमज़ोर है, उसकी मात्राएं बहुत गलत आ रही हैं। जी सर। आपके पढ़ाने के बावजूद भी वो एग्जाम्स में बहुत गलत कर रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप अपने आप को मानते हो या बच्चे को मानते हो? उसके जिम्मेदार सर मेरा भी कुछ तो जिम्मेदारी है, क्योंकि सर मैं जब उसको पढ़ा रहा हूँ और सुधार नहीं पा रहा, और कहीं ना कहीं तो मेरे शिक्षण में कमी रह गई है जिस कारण वो खुद को सुधार नहीं पाया है। और ऐसा भी हो सकता है सर, हमारे बीएड में पढ़ाया जाता है कि आप बच्चे को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक उसकी सीखने की इच्छा नहीं है। तो हम उसे उसके लिए प्रेरित करेंगे, उसके जानना चाहेंगे कि उसको कोई हमारे शिक्षण से प्रॉब्लम है या कोई पारिवारिक समस्या ऐसी है जिसके कारण वो सीखना नहीं चाहता यहाँ पर।
तो उसके माता पिता से आपके मिला पास, जाएगा उसके बाद। ओके, बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको घर की याद आती है, होम सिकनेस के, तो ऐसे बच्चों को आप मोटिवेट कैसे करते हैं कि ये स्कूल बेस्ट है, तुम्हारा करियर इसी में ही बनेगा, आप यहीं रुको? क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी करते होंगे कि भाई मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, जो भी। जी सर, जो बच्चे सर 6th में आते हैं उनके लिए शुरू में मतलब कि एडजस्ट करना मुश्किल होता है, राइट। लेकिन उनके साथ खेलने वाले, उनके साथ वाले बहुत से बच्चे आते हैं, तो कई बार बहुत से बच्चों को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई बार ये होता है कि उनके पहले ही क्लास से 2-3 बच्चे आ चुके होते हैं, तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं घुल मिल पाते सर, तो हम उनके लिए थोड़ा सा मतलब कि सुविधाएं देते हैं, जैसे उनके माता पिता सप्ताह में 4-5 बार बुला लेते हैं, और उनकी बातें करवाई जाती हैं रात को, ताकि इसको लगे कि यहाँ पे भी माता पिता से मैं बात कर सकता हूँ, हमसे खुलकर बोलना शुरू करे, ताकि आत्मीयता हो जिस प्रकार की उसके माता पिता से है, हम हमारे साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। और जो सीनियर बच्चे हैं सर, वो भी उसका ध्यान रखते हैं कि इसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और उसको खिलाने मतलब कि खेल कूद के लिए भी प्रेरित किया जाता है कि आपका ये समय जो है ये खेलने के लिए है, और ये आपकी कल्चरल एक्टिविटियाँ भी उसको करवाई जाती है, जैसे म्यूजिक मैम उसको म्यूजिक वगैरह सिखाने का काम करेगी। आर्ट सर जो है सर, जो ये मतलब हमारी जो पाठ्यात्मक क्रियाएं हैं, इसके जो सहगामी क्रियाएं हैं, उनके अंदर उसको संलग्न किया जाता है, ताकि वो उसका उनमें रुचि पैदा हो और वो आगे बढ़े, कि इन चीज़ों को भूल सके, कि घर वालों की याद उसको कम हो सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सब ये इम्प्लीमेंट करते हो? जी सर। वंडरफुल। आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो? सर वहाँ पर मुझे सेल्फ मोटिवेट करने के लिए मेरे टीचर्स हैं, जो सीनियर होने के साथ साथ अपना फ़र्ज अदा करते हैं। वो मुझे बताते रहते हैं कि तुम्हें समय के साथ अपनी तकनीक में ये काम करना है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी मतलब कि समय समय पर हमारी। आप जिस एनवीएस में काम कर रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो कैथल में ही है? नहीं सर, वो सोनीपत में। सोनीपत में, ओके। कैथल में एनवीएस नहीं है सर? ओके। तो लेकिन आप सोनीपत वाले में है, तो उसमें एक लैंग्वेज और चलती होगी? जी सर। वो कौन सी है? मराठी है सर। ओके, मराठी लैंग्वेज। तो वो उनके लिए स्पेशल टीचर रिक्रूट है? जी सर। वहाँ मतलब इसका बेनिफिट एक नई लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज। सर ये नवोदय का मतलब कि त्रिसूत्रीय प्रणाली है। हम मानते हैं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो, तो हमें भी उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो इसके लिए उन्होंने त्रिसूत्रीय प्रणाली अपनाई है कि जब हिंदी को वो लोग अपनाने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी उनकी रीजनल लैंग्वेज को अपनाना चाहिए, हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तभी ये जो हम बोलते हैं कि संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में विविधता में एकता, तभी ये सत्यापित हो पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि इस सेशन से भी आपको बेनिफिट होगा, राइट? सेम केस विद व्यूअर्स, दोज हु आर हिंदी टीचर्स स्पेशली एंड गोइंग फॉर एनवीएस और व्हाटएवर इट इज, दोनों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस है जो कॉमन है फॉर हिंदी टीचर्स। और एनवीएस वालों की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिसूत्री नीति, ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब करते तो आपको मालूम है। अदरवाइज जो नया कैंडिडेट है उसने तो शायद ये वर्ड्स भी नहीं सुने होंगे। हैप्पी आवर्स आपने हमें बताया था, त्रिसूत्री नीति जो आपने बताया, इवन बहुत से लोग तो ऐसे जिनको लोगो भी बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं मालूम, राइट? सो फॉर ऑल दोस आई होप दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल, राइट? सो वी आर थैंकफुल टू यू एंड इट इज वेरी गुड एंड वी गिव यू बेस्ट विशेज ऑल्सो कि आप जल्दी जल्दी परमानेंट होइए, राइट? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बेस से आप परमानेंट जॉब के अंदर आइए, ओके? सो माई बेस्ट ऑफ लक टू यू, ओके? यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। थैंक यू सर। थैंक यू।